लगता है कि अगर हम परिश्रम करें, हम पसीना बहाएं, तो परमात्मा बहुत कृपा करता है। और इस वर्ष गुजरात पर परमात्मा की बहुत कृपा रही है। तो गुजरात की विकास यात्रा को ईश्वर की यह कृपा और नई शक्ति देगी और नया सामर्थ्य मिलेगा। और इसलिए धन्वंतरी की भूमि पर से ईश्वर को प्रणाम करना मैं उचित मानता हूं। ईश्वर का धन्यवाद करना आवश्यक मानता हूं। मतलब पूरे विश्व में एक नया बदलाव आया है। आमूलचूल सोच में परिवर्तन आया है। एक समय था, अगर बीमारी आई तो जल्द ठीक हो जाना, तुरंत काम पे चला जाना, अगर इंजेक्शन से ठीक होता है तो गोली का इंतजार नहीं करना, अगर ऑपरेशन से अच्छा होता है तो इंजेक्शन का इंतजार नहीं करना। यानी सोच ऐसी बनी थी, कुछ भी करो लेकिन बाजार शाम को काम पे लग जाओ। उस सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया और पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात आती है, तब भारत का या एशियन देशों का जो चिकित्सा की परंपरा है, उसका तवज्जो बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है। अब ये हम लोगों पर है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। लोग चाहते हैं इस बदलाव को। हम इस बदलाव को किस प्रकार से एक वैश्विक रूप दे सकते हैं। आज जो यहां एमओयू हुए हैं, उसमें खास करके इंडोनेशिया के साथ जो एमओयू हुआ है, वो उस बात का द्योतक है। बाय एंड लार्ज एशियन कंट्रीज में कम अधिक मात्रा में परिभाषाएं अलग हो तो भी आयुर्वेदिक परंपरा से लोग परिचित हैं। उनको कोई बहुत बड़ी फॉरेन एलिमेंट आ गया ऐसा नहीं लगता। कुछ परंपराएं उनके पारिवारिक जीवन में भी एस्टैब्लिश हैं। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से सुविकसित आयुर्वेदिक परंपराओं को एशिया के देशों में अगर प्रचारित कर सकते हैं, तो ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं, सहज रूप से वो संभव है। और आज इंडोनेशिया के साथ जो एमओयू हुआ है, वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि एशियन कंट्रीज में आयुर्वेद जो परिचित है, उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन का हिस्सा बनाने की संभावना है। और इससे दो निहित लाभ तुरंत मिलते हैं। एक, हम जो आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन करते हैं, उसको एक ग्लोबल मार्केट मिलता है। और दूसरा, आयुर्वेद क्षेत्र में हमारे जो नौजवान पढ़ लिख करके डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है। हमारे जो नौजवान हैं, जो डॉक्टर बनने के बाद कभी उसको गांव में जाना पड़ता है, अब वक्त बदला है, शहर में उसने अपनी जगह बना ली है। और आने वाले दिनों में विश्व की समृद्ध शक्तियों के साथ
आयुर्वेद अपनी जगह बना पाएगा। उन नौजवानों के लिए बहुत बड़े स्कोप की संभावना है। आज ट्रेडिशनल मेडिसिन में चाइना विश्व में सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। भारत में सोचना होगा कि हमारी वो कौन सी कमी रह गई, हमारी नीतियों में वो कौन सी कमी है कि हम आज जिस चीज के लिए हम दावा कर सकते हैं, जिन परंपराओं के लिए हिंदुस्तान दावा कर सकता है 5000 साल पूरी में, ये विरासत हमारी अपनी विरासत है, उस विरासत को हम क्यों भूल गए? क्या कमी रही? समय की मांग है कि इस पर एक पुनर्विचार हो। नीति बनाने वाली सरकारें, आयुर्वेद के विशेषज्ञ, आयुर्वेद के दवाई उत्पादकता मिलकर के हमें पूरे विश्व के इस होलिस्टिक हेल्थ केयर के मार्केट को कैसे कब्जा कर सकते हैं, हम भारत में उत्पादित दवाइयों को, विशेष करके आयुर्वेदिक दवाइयों को दुनिया में कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारे जो किसान आयुर्वेदिक फसल की ओर जा सकता है, उन पौधों की ओर वो जा सकता है अगर उसको सही मुआवजा मिले और उसका उत्पादन, उसके लिए प्रोक्योरमेंट की अगर सही व्यवस्था हो, तो हमारे जो किसान हैं वो भी उन औषधों को उत्पादन की ओर अपना बल दे सकते हैं ताकि हमारा किसान भी समृद्ध हो सकता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस देश के लिए इंतजार कर रही है और अगर हम उसको सही ढंग से कर लें तो हम चाइना के बराबर होने में देर नहीं हो सकती है। और अगर सही दिशा में आगे बढ़े तो हम चाइना को पीछे छोड़ करके विश्व बाजार में अपनी जगह बना सकते। मैं ये नहीं जानता हूं कौन कर पाएगा, कब कर पाएगा, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं, अनगिनत संभावनाएं बड़ी हैं और जिसका हमने लाभ लेना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत बदलाव आया है। आज से 25 साल 30 साल पहले आयुर्वेद के संबंध में जो कल्पनाएं थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन है। वरना पहले तो आयुर्वेद की दवाई की परंपरा ही ऐसी थी कि पेशेंट अपने आप को कंफर्ट अनुभव नहीं करता था। वो छोटी छोटी पूड़ियां हैं, फिर कुछ सुबह इतना उबालो, शाम को इतना उबालो, इतना परसेंटेज पानी को डालो, ऐसा इतनी प्रक्रियाएं थी कि आमतौर पर 70 के साल के बाद ही सोचेगा कहा चलो अब ये काम करूंगा। और पंडित नेहरू के जमाने में कमीशन बैठा था, हाथी कमीशन। उस हाथी कमीशन से कहा गया था कि आयुर्वेद को लोग भोग के बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सोचने की आवश्यकता है। जो कमीशन का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पढ़ने जैसा है। सरकार में तो बाद में किसी को फुर्सत नहीं रही उसको पढ़ने की, लेकिन उसके जो प्रथम चैप्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने सुझाव दिया है कि आयुर्वेद का प्रचार, आयुर्वेद की शक्ति वो तो दुनिया को जब परिचित करवाएंगे तब करवाएंगे। सबसे पहला काम यह है कि आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उसके पैकेजिंग को सबसे पहले बदलने की आवश्यकता है। अगर एक बार पैकेजिंग बदल दिया तो ये दवाइयां पॉपुलर हो सकती है। और हम पिछले 25-30 साल में जो आयुर्वेद दवाई के उत्पादक हैं उससे हमने पाया है कि उन्होंने इसमें बदलाव लाया, उत्पादकों ने बदलाव लाया। पहले एक जमाना था त्रिफला लेनी है तो 3 प्रकार की डिब्बी में से पाउडर निकालो, इतना इतना मिक्स करो, फिर लगाओ।
तो कठिनाई रहती थी, अब 3 साल की गोली मिल गई, वो भी अच्छी पैकेजिंग में मिल गई, आप कैरी कर सकते हैं। तो बदलाव आया है। जितना ज्यादा इस प्रकार का बदलाव आएगा, उनके मूल तत्वों को पकड़ रखकर मैं समझता हूं हम काफी मात्रा में इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। उसी प्रकार से मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस के लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया है। यह समय की मांग है कि उपचार आयुर्वेद पद्धति से हो, लेकिन जांच आधुनिक विज्ञान से हो। अब यह आयुर्वेद वाला कहेगा कि नहीं, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो तुम्हारी नाड़ी पकड़ के ही दवाई दूंगा, तो पेशेंट को भरोसा नहीं होगा। और इसलिए अगर ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि ये कमियां हैं, तो कमियों का उपाय आयुर्वेद से करेंगे। अगर ये 2 चीजों का हम बढ़िया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि जिसमें जांच आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आधुनिक विज्ञान से, परीक्षण के लिए आधुनिक सारी व्यवस्थाओं को स्वीकार करें। अब जैसे रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, अब आयुर्वेद डॉक्टर भी ब्लड प्रेशर को जांचने के लिए पुरानी परंपराओं को नहीं, आधुनिक विज्ञान को स्वीकार करता है, टेक्नोलॉजी को स्वीकार करता है। ऐसी कई चीजें, अगर इसका कॉम्बिनेशन हम विकसित करें तो हम अपने आप पेशेंट का विश्वास जीतने में बहुत सरलता से उसको स्वीकार कर सकते हैं, और बाद में पेशेंट भी कॉन्शियस है कि भाई हां, ये मेरी कमी है, मेरी कठिनाई है, ये तो पक्का हो गया। अब एलोपैथी का रास्ता मुझे यहां ले जाता है, आयुर्वेद का रास्ता यहां ले जाता है, होम्योपैथी का यहां ले जाता है, यूनानी का यहां ले जाता है। वो आपको आप होलिस्टिक जो रास्ता होगा, इसको चुनना पसंद करेगा, और तब जाकर के आयुर्वेद की स्वीकृति बढ़ेगी। हमने अगर इस व्यवस्थाओं को किया तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। दूसरी एक कमी आ रही है, वो कमी ये है कि दुनिया बदल चुकी है। हर किसी को लगता है कि भाई मैं अपने आप को वैद्य क्यों कहूं, जरा बिलो डिग्निटी लगता है, मैं अपने आप को डॉक्टर क्यों न कहूं। तो ये स्वाभाविक एक समाज जीवन में अवस्था बन चुकी, और उसके कारण स्वाभाविक उसको मन करता है कि मैं भी, जैसे किसी ने एमबीबीएस किया है, एमएस किया है, मैं भी उसकी बराबरी पे अपना खड़ा हो जाऊं। और उसके कारण लोग उसको जानते हैं कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लोग उसको जानते हैं कि वैद्यराज हैं, लेकिन फिर भी वो मोहित हो जाता है कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस छोड़ करके एलोपैथी की प्रैक्टिस की ओर चला जाता है। अब उसमें डॉक्टर का दोष कम है, पेशेंट ही चाहता है नहीं साहब छोड़ो ना, ये पुड़िया कौन खाएगा, इंजेक्शन दे दो। लेकिन समय की मांग है कि 100% कमिटेड आयुर्वेद वाले डॉक्टरों की जरूरत है। तभी जाकर के फिर से एक बार पुनः विश्वास प्रस्थापित होगा। होम्योपैथी में ऐसा हुआ है, इन दिनों बड़े से बड़े एलोपैथी के डॉक्टर होंगे, एमएस होंगे, एमडी होंगे, वे खुद बीमार जब होते हैं तो होम्योपैथी की दवा लेने जाते हैं। उनके परिवार में कोई बीमार हो गया तो वो होम्योपैथी की दवा लेने जाते हैं। क्यों? कि होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा डॉक्टरों का वर्ग है जो डेडिकेटेड हुआ है, वे और किसी दवाई को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, और उसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग है जो साइड इफेक्ट से बचना चाहता है, वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहता है, वो डेडिकेटेड कमिटेड टू दिस मेडिसिन सिस्टम रहता है। क्या आयुर्वेद में भी उसी प्रकार की परंपराओं को हम आग्रह से ला सकते हैं? आज भी जैसे
हमारी पंच चिकित्सा जो है, पंचकर्म के अंदर मैंने देखा है कि बिल्कुल डेडिकेटेड परंपरा के लोग अवेलेबल हैं, और लोग भी जो उसको जानते हो जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई बिल्कुल परफेक्ट 100% कमिटेड आयुर्वेदिक परंपरा का पंचकर्म होगा तो मुझे करवाना है। और लोग साल में एक बार अंतर शुद्धि के लिए भी, बीमार न होते हुए भी पंचकर्म की परंपराओं में जाते हैं। और मैंने देखा है, आप ही के जामनगर का एक विद्यार्थी जिसको मैं जानता हूं, जयपुर के अंदर उसकी एक पंचकर्म के ही सिर्फ वो प्रैक्टिस करता है, और इतनी तेज, इतना व्यापक रूप से चल रहा है उसका, आज वो बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि बाजार के हिसाब से देखा जाए तो भी आयुर्वेद में वही सामर्थ्य पड़ा हुआ है जो सो कॉल्ड पॉपुलर एलोपैथी सिस्टम में पड़ा हुआ है। आवश्यकता है हमारे भीतर का में विश्वास हो, इस क्षेत्र के पढ़े हुए लोगों में विश्वास हो कि हम ये कर सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने एक कथा सुनी थी, कथा बड़ी इंटरेस्टिंग थी, सदियों पहले की शायद कथा होगी। पुराने जमाने में जो वैद्यराज हुआ करते थे, वे हमेशा भ्रमण करते थे, किसी स्थान पे जाते थे, 3 महीने 6 महीने वहीं रहते थे, और उस इलाके की जो जड़ी बूटियां होती थी उसका संशोधन करते थे, रिसर्च करते थे, और उस इलाके के जो बीमार लोग हुआ करते थे उनका उपचार भी करते थे। 4-6 महीने के बाद स्थान अपना बदल देते थे, कहीं आगे चले जाते थे। तो वो भ्रमण भी करते थे, संशोधन भी करते थे, उपचार भी करते थे। तो एक बार एक गांव में ऐसे ही वैद्यराज जी पहुंच गए। एक मरीज उनके पास आया, बोले मैं तो तबाह हो चुका है, मेरा शरीर का यह हाल है, मैं कई प्रकार की जड़ी बूटियां खा चुका हूं, कई प्रकार के वैद्यराजों से मिल चुका हूं, लेकिन मेरा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, आप मेरा उपचार कीजिए। तो वैद्यराज जी ने उसको देखा, उसको कहा देख भाई, मैं उपचार तो करूंगा लेकिन परहेज बहुत कठिन है, तुम परहेज का पालन कर पाओगे? उन्होंने कहा मैं बीमारी से इतना तंग हो चुका हूं, मैं परहेज से तंग होने को तैयार हूं, मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं। उन्होंने थोड़ा उसको जांचा परखा और बाद में उन्होंने कहा ठीक है, मैं जंगल में जाऊंगा, जड़ी बूटियां लाऊंगा, तुम्हें भी सिखाऊंगा, और तुम्हें परहेज का पालन करना होगा। वो अपनी जड़ी बूटियों को पीसते रहे, हफ्ते 10 दिन में दवाइयां तैयार कर दी, फिर ट्रीटमेंट शुरू की, और उसको परहेज बता करके वो फिर अपना गांव छोड़ करके चले गए। करीब 20 साल के बाद वो फिर एक बार यात्रा करते करते इस गांव में वापस आए वैद्यराज जी। वैद्यराज जी वापस आए तो एक सज्जन जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया। उन्होंने कहा भाई आप कौन है? बोले आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले 20 साल पहले आप इस गांव में आए थे और मेरी ये कठिनाई थी और मैं आपके पास दवाई के लिए आया था, कोई ठीक नहीं कर पाया था, आपने ठीक किया था, और वही मैं उस समय का इतना बीमार व्यक्ति हंस रुष्ट पुष्ट होकर के आज आपके सामने खड़ा हूं। तो ये आप ही के कारण है और इसलिए मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो वैद्यराज जी को याद तो नहीं था, उन्होंने याद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई मैंने क्या क्या कहा था तुमको, क्या क्या? तो बोले आपने मुझे परहेज में खिचड़ी और कैस्टर ऑयल खाने के लिए कहा था। तो बोले तुमने खाया था? बोले खाया था क्या, 20 साल हो गए आज भी वही खा रहा। तो वैद्यराज जी खड़े हो गए, उन्होंने उस पेशेंट को साष्टांग किया। तो लोग पूछने लगे आपने क्यों किया? बोले भाई दवाइयां तो थी लेकिन ऐसा पेशेंट कहां मिलेगा कि जो इस प्रकार से सारे नियमों का पालन करे। तो आपकी ये भी कठिनाई है कि ऐसा दर्दी कहां मिलेगा जो आपकी सारी सूचनाओं का पालन करे और पालन करके दवाई को सत्य सिद्ध करे, वैद्यराज को सत्य सिद्ध करे। लेकिन हर वैद्यराज के जीवन में ऐसी कुछ न कुछ तो घटनाएं होनी चाहिए कि जो सिद्ध करके दिखाएं
कि हां ये पंथा यही रास्ता है, हम इससे पार हो सकते हैं। मुझे विश्वास है मित्रों कि आयुर्वेद का भविष्य बहुत उज्जवल है। होलिस्टिक हेल्थ केयर का पूरे दुनिया के अंदर युग शुरू हुआ है, उसका अगर लाभ हम उठा सकते हैं, विश्व जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना पड़ेगा, और फिर फ्रॉम नोन टू अननोन, जिसे वो जानता है वहीं से शुरू करते हुए जो वो नहीं जानता है हम जानते हैं, वहां तक खींच करके लाना ये हम सब का दायित्व है। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। इंडोनेशिया की हिंदू आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ एक नया आरंभ हो रहा है। हम जानते हैं इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, और वहां पर हिंदू आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, हमारे देश में ऐसा होता तो पता नहीं सेकुलरिज्म को क्या कुछ हो जाता, सारा सेकुलरिज्म से खतरे में पड़ जाता। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, अभी गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है ना, इंडोनेशिया की जो करेंसी है उस करेंसी पर मुख्य चित्र जो है, जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी का है, वहां पर गणेश का है। तो ऐसे देश के साथ हम आयुर्वेदिक क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि गुजरात की इस विकास यात्रा